अमित, स्किन से एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। सुनाइए। एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को फॉर्म फिल करने के लिए कहा। क्या भरना था उस फॉर्म में? 3 चीजें, नाम, पता और उम्र। ये तो बड़ा आसान है, आसानी से स्टूडेंट ने भर दिए होंगे वो तीनों चीजें। नहीं, नाम और पता तो उसने भर दिया, तीसरा उम्र क्यों नहीं भरी? यही सवाल टीचर ने उससे पूछा। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? जी, आप ही बताइए क्या भरूं, क्योंकि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, किसी ने कहा है कि स्किन मिरर्स योर हेल्थ। तो आज हेलो डॉक्टर में हम बातचीत कर रहे हैं कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स पर। इस विषय पर बातचीत के लिए आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सीमा रानी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। सबसे पहले तो ये बताइए, सच है कि त्वचा से उम्र का पता चल जाता है? कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत यंग होते हैं उनमें भी काफ़ी रिंकल्स आ जाते हैं अर्ली एज में। कई बार जो होते हैं कि बुजुर्ग भी होते हैं, उनको देख करके नहीं लगता है कि आप 70 के हो गए, 60 के हो गए, आप अभी भी इतने यूथफुल लगते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है, कितनी हाइड्रेटेड है। तो वो सही बात है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं अपनी स्किन को लेके, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम झेलते हैं? देखिए, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है एज रिलेटेड भी होती है। जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ होते हैं जो आपके जैसे बचपन में होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो स्किन होती है बहुत डेलिकेट होती है। और जैसे जैसे वो एजिंग में आते हैं, तो जैसे आप बताएं कि एडोलेसेंट वाले एज में आते हैं, तो उसमें भी काफ़ी कुछ जैसे सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उससे एक्ने भी आते हैं, जिसको लोग मुहासे कहते हैं। और कई बार होता है कि जैसे अगर धूप वाले काम करते हैं तो उसमें भी एजिंग की वजह से कई बार काले निशान वगैरह आते हैं। और अगर साथ साथ में अडल्ट में अगर जैसे आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी स्किन में चेंजेस होते हैं। तो ये एज रिलेटेड प्रोसेस है जो चेंजेस होते ही रहते हैं। तो टीनेजर्स की बात करूंगा, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति 13, 14, 15 का होता है तो पिंपल्स आ जाते हैं। वो कॉन्शियस भी बहुत होता है अपनी पर्सनालिटी को लेकर। तो पिंपल्स का क्या इलाज करें? देखिए, सबसे पहले तो यही बताते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस तो है ये एक्ने। और एक्ने को अगर आप इसके फर्स्ट स्टेप पे ही क्योर करते हो, अगर आप सही सलाह लेते हो, तो वो उस स्टेज से आगे स्टेज नहीं जाएगा। जैसे आगे का जो स्टेज होता है ना, जैसे पिगमेंटेशन होती है, कई बार लोग दबा देते हैं तो स्कारिंग होती है, तो वो स्टेज के पहले ही अगर उसको ट्रीट किया जाए तो बहुत हद तक ये रिजॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है आप उस पे मत जाए। कई बार होते हैं लोग बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर ले, जो ऑफ लेबल प्रोडक्ट है वो यूज कर लो, तो उसकी वजह से आपके दाने, आपको लगता है शुरुआत में कि तो मेरे दब रहे हैं, लेकिन उसमें कई बार स्टेरॉइड जैसे यूज होते हैं, तो उससे और एक्ने बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको एक्ने है, जैसे माइल्ड एक्ने होते हैं, उसकी भी ग्रेडिंग होती है। अगर आपको एक्ने ट्रबलसम है तो आप एक बार तो स्किन स्पेशलिस्ट को जरूर मिले, या आपके पेरेंट्स हैं वो मिल ले, तो उस स्टेज को ही रोक दिया जाएगा, उसके आगे वो ना बढ़ेंगे। कई बार उससे एसोसिएटेड और भी समस्याएं होती है, कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। डॉक्टर, जब हम एक्जिमा की बात करते हैं, बहुत लोगों के से सुनते हैं कि उनको इसकी समस्या है, तो क्या होता है ये एक्जिमा और क्यों हो जाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा इशू रेज किया है एक्जिमा, चूँकि 14 सितंबर इज़ अ वर्ल्ड एटोपिक एक्जिमा डे जो बनाते हैं। तो ये एक्जिमा जो होते हैं 2 टाइप से होती हैं। एक तो एक्सोजिनस होती है, बाहरी कारण से होती है, दूसरी होती है एंडोजिनस होती है। जैसे इसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस जो बहुत कॉमन है, बच्चों में होता है, एडोलेसेंट में होता है, एडल्ट में होता है। दूसरी जो होती है बाहरी कारण से होती है, उसमें जैसे एलर्जी की वजह से होती है, कुछ होती है इरिटेंट की वजह से होती हैं। तो जो एलर्जी की वजह से होती है, ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे हाउसवाइफ होते हैं, कुछ जो ब्यूटिशियन होते हैं, कुछ आपके जो सीमेंट वर्कर है, फैक्ट्री होते हैं, उनमें जो हैंड डर्मेटाइटिस होता है एक टाइप की, कई बार ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होते हैं। तो इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं यूजुअली एलर्जेंस जो होते हैं एनवायरनमेंट में होते हैं, उसकी वजह से आ रही हैं। या हम डेली मेरा जो यूज़ करते हैं, आप जो होम बेस्ड जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हैंड डर्मेटाइटिस होते हैं, जो बहुत कॉमन है हाउसवाइफ। देखते हैं हम अमूमन कई बार बहुत से लोग जो किचन में काम करते हैं या गृहिणी हैं, वो उनको लगता है कि मेरे हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम रेड कुछ निशान वो हैंड डर्मेटाइटिस, ये भी एक टाइप ऑफ एक्जिमा है। तो अगर आपको एक्जिमा है तो वो जो एलर्जेंस है वो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से आ रहा है, आपके जो भी आप डेली यूज करते हो, इवन वेजिटेबल से भी लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती है। जो चिपचिपी चीजें होती हैं उनसे भी होती हैं, तो उसका आप परहेज कर सकते हो। नहीं, परहेज तो डॉक्टर साहब फिर खाना तो बनाना है, खाना तो बनाना है, ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स है मार्केट में, ग्लव्स पहनिए। या आप जैसे आप टेंसिल्स धो रहे हैं तो उसमें जो निकेल होता है उससे भी लोगों को डर्मेटाइटिस होती है। इवन जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं,
जो आपके डाई होते हैं उससे प्रॉब्लम होती है, प्लस आपके जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं उसमें भी निकल होता है, लोगों को उससे भी डर्मेटाइटिस होती है। तो ये सारा जो होता है एलर्जेंस है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो क्या ये हेरिडिटरी भी होता है? हेरिडिटरी जैसे मैंने बताया एटोपिक, उसमें आपकी जेनेटिक होता है, जेनेटिक रोल होता है। तो जो एटोपिक इंडिविजुअल होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई डर्मेटाइटिस होने के इरिटेंट, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनमें सिवियरिटी भी ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब जो ग्लव्स हैं, हाँ, जैसे हमने कोविड में देखा था ग्लव्स पहनते थे, कोई खास ग्लव पहनने हैं? देखिए ऐसा होता है कि ग्लव्स भी होता है लेटेक्स वाला, जिसको लेटेक्स से एलर्जी होती है उनमें उनको ग्लव्स से ही परेशानी होती है। कई बार होता है जो ग्लव्स में पाउडर होता है उससे होती है। तो एक टाइप की ग्लव्स होती है, जैसे आपके नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्लव्स जिनको उनको प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग जिनको रबर से एलर्जी नहीं है वो यूज कर सकते हैं। तो ये फिर डॉक्टर ही बताएगा कि एलर्जी हाँ, किससे बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और चीज डॉक्टर साहब, स्किन टैग्स कि स्किन के ऊपर आपका एक स्किन टैग बन गया, ये क्यों बनते हैं और फिर इसका इलाज क्या है? देखिए ऐसा है कि जो स्किन टैग होते हैं, जो कॉमन भाषा में आप जिसको टैग बोल रहे हैं, कई बार ओबेसिटी से रिलेटेड होता है। जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ में भी देखा जाता है। यूजुअली ये गले पे होते हैं, लूज स्किन होती है। कई बार होते हैं जो हेरिडिटरी होती है, जैसे सिबोरिक केराटोसिस, छोटे छोटे काले काले स्पॉट होते हैं, वो फैमिलियल होती है। तो जो स्किन टैग है एक बार जब आ जाता है, एक तो आपको हम बोलते हैं कि जब आ गया तो उसको हम सर्जिकल मेथड से रिमूव कर देते हैं। या कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट वो आपको हॉस्पिटल में जाके इलाज कर लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो लाइफस्टाइल, जैसे आपकी अगर ओबेसिटी की वजह से हो रहा है तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। और दूसरी होती है स्किन टैग, जिसको लोग कई बार कंफ्यूज करते हैं, जैसे वॉट जिसको बोलते हैं, वेरुका जिसको बोलते हैं, तो वो स्किन टैग नहीं होते हैं। तो आपको सही डायग्नोसिस भी करना जरूरी है कि ये स्किन टैग ही है कुछ और है। तो ये जो तिल मस्सों की हम बात कर रहे हैं, ये भी अचानक से कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसका क्या रीजन रहता है इसका? देखिए एक तो मैंने बताया कि जैसे इन्फेक्टिव भी हो सकता है, वेरुका भी होता है, वो भी छोटे छोटे मस्से के रूप में आते हैं। दूसरा होता है जो आपने काले तिल बोला, वो कई बार बहुत ज़्यादा आप सन एक्सपोजर हो या जेनेटिक होती है, कई बार उसमें भी कई बार तिल आने की समस्या होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से है, इन्फेक्टिव है आपका या आपके तिल है या फिर आपके स्किन टैग है। तो डायग्नोसिस जरूरी होती है कि किस टाइप के आपको है। तो जैसे डायग्नोस हुआ और मान लो वो स्किन टैग है और इतना बड़ा है कि स्किन का डॉक्टर कहता है इसको हम लेजर से हटा देंगे। अभी लेजर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो व्यक्ति कैसे डिसाइड करे? नहीं, हटाना है तो उसके लिए वेरियस मेथड है। सर्जिकल एक्सीजन भी होते हैं जिसमें बहुत सारे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, लेजर है, CO2 लेजर है, उसके ये मेथड है। दीज आर द मेथड्स कि उसके थ्रू आप उसको हटा सकते हो। ये सेफ है कंप्लीटली? हाँ हाँ, सेफ है बिल्कुल। तो एक बार अगर मान लीजिए लेजर से उसको हमने किया, मान लो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटराइजेशन से कहते हैं, तो वो स्किन टैग दोबारा आ सकता है? देखिए वहाँ पे तो नहीं आएगा, बट डेफिनेटली आप चूंकि आपके ऊपर है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, ओबेसिटी है, तो दूसरे जगह आ सकते हैं। रिकरेंस को हम रोक नहीं सकते हैं, बट जो है उसको तो क्योर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर सके? लेकिन अगर डिपेंड करता है, अगर इन्फेक्टिव है, अगर वेरुका है, तो फिर आपको दोबारा भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होते हैं नॉर्मल स्किन पे भी वायरस होता है, HPV वायरस, तो रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो उसके दौरान हम इसलिए फॉलो अप में पेशेंट्स को बुलाते हैं कि आप एक बार दिखाओ। अक्सर जब 30 को क्रॉस करते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारी परेशानियां हमारी स्किन के थ्रू हमें नजर आने लग जाती हैं। कि झुर्रियां है, या तो किसी की बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, या किसी की ऑयली हो जाती है। अब ऐसे में क्या किया जाए, कैसे पहले से ही ख्याल रखा जाए कि वो नौबत ना आए, या फिर उसके बाद क्या किया जाए जब ये परेशानी आ जाए? देखिए आपकी स्किन जैसे जैसे एजिंग होती है, चेंजेस तो होते ही हैं। तो अगर आपका वर्क का नेचर कैसा है आपका, अगर आपका है नेचर कि आप बाहर जाते हो, बाहर से काम कर रहे हो, तो उसमें भी होता है क्रोनोलॉजिकल एजिंग जो होती है, जैसे धूप वगैरह के एनवायरनमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो उसमें हम कहते हैं अगर एक्सपोजर ज़्यादा आपका हो रहा है तो आप सनस्क्रीन रेगुलर लगाइए। और डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आप हाइड्रेशन जरूर मेंटेन रखिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, क्योंकि डाइट आप लोगे तो आपकी डेफिनेटली आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, आप रेगुलर सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, बहुत ज़्यादा हार्ड सोप मत यूज़ कीजिए जो आपके pH को इम्बैलेंस कर दे, वो यूज़ मत कीजिए। और जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कि एंटी एजिंग ले लो, तो वो उस पे मत जाइए, क्योंकि जो आपको सूट करती है वही प्रोडक्ट लो। अच्छा, इन्हीं प्रोडक्ट्स में आजकल नए कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं कि किसी में कोजिक एसिड है, किसी में नियासिनामाइड है, किसी में सैलिसिलिक एसिड है। ये सब क्या चीजें हैं? एसिड तो सुनते ही घबराहट होती है, तो फेस पे कैसे लगा सकते हैं? कुछ चीज तो होते हैं जो आपके वेजिटेबल सोर्स, जैसे कोजिक बोला, आर्बुटिन बोला, तो वो वेजिटेबल डिराइव्ड होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस स्किन कंडीशन के लिए, डिपेंड करता है किस एज में लगाना है
और आपकी टाइप ऑफ स्किन क्या है। अब आपने सैलिसिलिक एसिड किसी और को इंग्रेडिएंट भी देख लिया, उसकी स्किन बहुत ड्राई है तो वो फर्दर ड्राइनेस कर देगी। बट अगर किसी की स्किन ऑयली है तो हम बोलते हैं कि ठीक है आप सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज कर सकते हो, बट एक्सेसिव यूज किसी भी चीज को नहीं करें। जैसा आपने कहा कि हाइड्रेटेड रखें, तो एक स्किन डॉक्टर क्या सलाह देता है, दिन में कितने गिलास हम पानी पिएं, कितने लीटर पानी पिएं? 1 से 2 लीटर तो आपको पानी कंजप्शन होना चाहिए 24 आवर्स में, वो तो हम नॉर्मल कहते ही हैं। सनस्क्रीन का अभी जिक्र हुआ था, तो सनस्क्रीन को लेके अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो जो SPF होता है, कितना SPF मुझे चाहिए अगर मैं दिल्ली के माहौल में हूँ, और अगर मैं कहीं और चली जाती हूँ तो क्या वो SPF चेंज होगा या वही क्रीम काम आएगी? इंडियन स्किन की जो टाइप होती है, यूजुअली जो हमारी जो स्किन की टाइप होती है बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होती है, तो वो जो स्किन की टाइप होती है उसमें अगर आपका जैसे आपने अच्छे से कवर किया भी एक क्लोथ, उससे भी आपको सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो भी मिलता है आपको। प्लस अगर आपका आउटडोर वर्क है तो आप सनस्क्रीन 15 है SPF वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको डिपेंड करता है कि स्किन कैसी, बहुत ज़्यादा ऑयली है, अगर लोशन लगाए तो एक्ने आ जाएंगे आपको। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन फिर लगाना है। जी डॉक्टर सीमा, मानव शरीर पे हम देखें तो हाथ पैर पे भी बहुत बाल हैं। हाँ। तो स्किन की सेहत के लिए इन बालों का क्या रोल है? और आजकल एक चलन भी है कि आप इसको पूरा ट्रिम करा लें, तो क्या उसका कोई नुकसान भी हो सकता है? हाँ, ट्रिम करवाते हैं लोग, वैक्सिंग करवाते हैं, उससे भी दाने आते हैं, फॉलिकुलाइटिस आते हैं, छोटे छोटे दाने आते हैं। क्रीम्स तो यूज होती हाँ, हैं। उससे भी प्रॉब्लम होती है आपको, है ना। तो हेयर्स दिए वो भी प्रोटेक्शन, क्योंकि स्किन तो बैरियर का काम करता है आपका। तो ये जो हेयर्स है वो तो नेचुरल है, बट अगर किसी को फेशियल हेयर आए तब आप ट्रीटमेंट लो। बट अगर आप अननेसेसरी जो वैक्सिंग करते हैं उससे आपको दाने आते, कई बार पिगमेंटेशन भी हो जाती है। हमारी जो डाइट है, जैसे आपने बताया कि डाइट को अच्छा रखें, लेकिन क्या वो सफिशिएंट होती है एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए? क्योंकि जिनका ताल्लुक एक ग्लैमरस फील्ड से है उनको ज़्यादा चिंता रहती है उस चीज़ की। डाइट का तो डेफिनेटली रोल है। अगर आप जो भी आपका सीजनल फ्रूट्स वगैरह होता है, अगर किसी को पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसमें हम कहते हैं आप विटामिन C रिच फ्रूट लो, जो भी आपके साइट्रस फ्रूट है वो आप लो, या फिर आपके जो मार्केट में जो भी अवेलेबल है वो आप खा सकते हो। लेकिन डाइट में कई बार लोगों को होता है किसी चीज़ से एलर्जी भी होती है, तो उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। कई बार वेजिटेबल फ्रूट से जो एलर्जी होती है वो उससे भी आती है, जो जैसे कीवी हो गया या साइट्रस फ्रूट, उस कंडीशन में मना करते हैं कि वो आप मत लो। या कोई नट्स की एलर्जी है तो उस कंडीशन में मना करते हैं। बट अगर नॉर्मल आप डाइट ले रहे हो तो आप प्रॉपर डाइट अच्छे से लो, जिसमें आपको फुल आपको विटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, मतलब वो अच्छे से डाइट लो, है ना। बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं लो, प्रिजर्वेटिव एडेड फूड को हम खुद मना करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सीमा, आज आपने जो ये टिप्स दिए हैं इसका लाभ हम उठाएंगे, ताकि जो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, इसको हम ग्लोई रखें। चलते चलते, क्योंकि आज दूरदर्शन फाउंडेशन डे है, आपकी बचपन की क्या यादें हैं दूरदर्शन से जुड़ी? दूरदर्शन तो सच में मेरी तो बहुत यादें हैं, क्योंकि हम जब बचपन में थे तो यूजुअली जल्दी सो जाते थे। तो मेरे पापा कहते थे कि जब थोड़ा जगे रहोगे तो एक सीरियल आता है, ये जो है जिंदगी, वो देखोगे 9 बजे से। तो वो हम देखते थे। और जो संडे का जो आता था रंगोली, वो तो मैं जरूर देखती थी। इवन मैं हॉस्टल में भी थी तो अपनी सारी फ्रेंड्स को लेकर के हम सुबह की चाय रंगोली देख कर ही करते थे। अब डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार तो देखते हैं ना। बिल्कुल। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।